हेलो बच्चों, हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए। और यह नया टॉपिक जो है यह है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है? ड्यू टू रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव ओरिएंटेशन इससे पहले आप पढ़े थे कि फ्लक्स जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फ्लक्स डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड अपॉन द एरिया, डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन। तो हम लोगों ने क्या हुआ कि फ्लक्स, ये चेंज इन फ्लक्स हम लोगों ने देखा किसके कारण? तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसके कारण ईएमएफ भी देखा। फिर चेंज इन एरिया देखा, चेंज इन एरिया के कारण क्या हुआ? फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज किया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर प्रोड्यूस हुआ, ये भी देखा। अब हम लोग को यहाँ करना है कि चेंज इन ओरिएंटेशन, मीन्स ओरिएंटेशन जब चेंज करता है तब फ्लक्स कैसे चेंज करता है, और फ्लक्स जब चेंज करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस करता है, ये हम लोगों को आज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन। यहाँ पर हम आपके सामने लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैं ये 3 एरो से ही दिखाया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, प्लेनर है, यहाँ भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ 2 ओरिएंटेशन में दिखा रहा हूँ आपको। एक यहाँ ये थीटा इक्वल्स 0 और t इक्वल्स 0, ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थीटा इक्वल्स 90 एंड t इक्वल्स t/4, ये दोनों ही दिखाएंगे। बाकी आपको मैं जनरेटर जब पढ़ाऊँगा इसके जस्ट बाद में जनरेटर पढ़ा दूँगा, जिससे कि जस्ट ताज़ा रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा और समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए, ये 2 जो है सिचुएशन मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। पहली बात कि ये जो जितने नोटेशंस इसमें काम आएंगे उस नोटेशंस को मैं यहाँ सपोज किया हूँ। सपोज थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है। मीन्स कि थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब बी क्या है? यूनिफॉर्म प्लेनर मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म तो है ही मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन प्लेनर मैग्नेटिक फील्ड है। ए है एरिया वेक्टर, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, टी टाइम टेकन टू टर्न ओरिएंटेशन थीटा है। अब ओमेगा इक्वल्स थीटा/टी होता है, ये आप जानते हैं, आप 9th क्लास में ही पढ़े हैं, फिर भी मैं लिख दिया हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से थीटा और ये डायगोनली हो जाएगा, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। क्लियर? इसके बाद चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्या है। यह क्या है? ये प्लेनर है ही, मैं पहले बोला कि वाइट बोर्ड पर, ये वाइट बोर्ड के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? डायरेक्शन समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर है। अब इसमें देखिए, ये जो है ये भी आपको संयोग से रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है। इसको थोड़ा देर के लिए ये मानिए कि ये क्या है, तो आपका ये कॉइल है, ठीक है। तो कॉइल को देखिए, ये कॉइल यहाँ जो है यह इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से कॉइल है। तो अब देखिए कॉइल ये तो ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये इसका एरिया है। तो एरिया क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है। यदि इस प्लेन को हम लोग एक्स प्लेन कहें तो ये जो प्लेन होगा यह क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर हो वाई प्लेन। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो कोई होगा वह इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया, ये फिर एक्स प्लेन में चला जाएगा। तो अब ये एरिया वेक्टर हो गया। इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। इस प्लेन के एरिया के परपेंडिकुलर जो होता है उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। तो एरिया वेक्टर ये एक्स प्लेन में आ गया, और एक्स प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? 0। तो यहाँ 0 में लिख दिया, तो ये 0 हो गया, मैंने लिख दिया पहले से, और यहाँ से शुरू किया है, इसलिए t इक्वल्स 0 जो है ऑलरेडी यहाँ में लिख दिया। अब देखिए हमारे पास
क्या था, फ्लक्स, और ये फ्लक्स जो है ये क्या है, बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, और ये कॉस थीटा हो गया। थीटा जहाँ ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन, सॉरी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, हो गया। अब यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n यहाँ दे सकते हैं, तब ये फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्लक्स का सिर्फ बात करते हैं। तो फ्लक्स का बात यदि करें तो देखिए ये क्या होगा, कॉस 0, यहाँ कॉस 0 cos 0 1, तो ये फ्लक्स हो गया NBA। देखिए मैं सारा चीज़ को यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को। ये हो गया, ये फ्लक्स का आप लोग ले लीजिए। अब फ्लक्स को यदि हम लोग ये फ्लक्स का एक यहाँ लिए, अब इस थीटा को हम लोग इसके टर्म में लेते हैं, तो थीटा यदि करेंगे तो ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ क्या हुआ, देखिए फाई इक्वल्स ये हो गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा के बदले कॉस ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट किए, तो डिफ्रेंशिएट किए तो डी फाई बाई डी टी इक्वल्स हो गया क्या, एन बी ए, तो एन बी ए आ ही जाएगा, एन बी ए इतना आ गया। कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, इस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वह होगा ओमेगा। ये हो गया, तो ये डिफ्रेंशिएट किए तो हमारे पास ये आया। अब देखिए t इक्वल 0 है, तो t इक्वल 0 यदि डालते हैं यहाँ तो ये क्या हो गया, डी फाई बाई डी टी 0 हो गया। और ये डी फाई बाई डी टी क्या होता है, डी फाई, सॉरी यहाँ पर कॉस का माइनस होगा, डी फाई बाई डी टी 0 हो गया, और ये इक्वल ई होता है। ठीक है, ई तो यहाँ पर हो गया सीधा, तो डी फाई बाई डी टी 0, यहाँ माइनस भी लगा देते हैं तो यहाँ -0 होगा, तो कोई बात नहीं, ई होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ई इक्वल्स 0। यहाँ पर फाइनली क्या हुआ, ई इक्वल्स 0। देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट ये भी आ गया, देखिए 2 रिजल्ट मैं यहाँ लिया, एक रिजल्ट यहाँ हो गया फाई इक्वल्स एन बी ए, और दूसरा रिजल्ट ई के बारे में। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या, इस जगह देखें यहाँ पर जो फाई है, अब देखिए ये जो फाई है इसमें जो फ्लक्स है, इसमें फ्लक्स को देखिए यहाँ क्या है, एन बी ए कॉस, यहाँ पर क्या है 90 है, तो कॉस 90 0, तो ये हो गया 0, कॉस 90 0, ये हो गया 0। ये फ्लक्स, इस फ्लक्स को आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, इसको 1 दे देते हैं, तो इसको 2 दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आप 1 दे सकते हैं, कोई बात नहीं, तो ई इक्वल्स 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस जगह यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी फाई टू डी टी इक्वल्स ये क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी हम लोग लेंगे। चलिए एक स्टेप पहले पीछे आते हैं, है ना, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक स्टेप लिए, फाई टू इक्वल्स एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये फिर वही बात, डी फाई टू बाई डी टी इक्वल्स, फिर वहाँ देखिए ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये माइनस साइन आ गया। अब यहाँ क्या देखिएगा, ये दिस मच इक्वल्स माइनस ई इक्वल्स ये हो गया माइनस बी एन ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, तो ये कैंसिल, तो
तो ई इक्वल्स, अब टी इक्वल्स यहाँ देखिए T/4 यहाँ हम दे रहे हैं, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया BN ओमेगा A हो गया। साइन ये ओमेगा को 2π/T लिख दीजिए, इंटू T/4 लिख दीजिए, ये T कैंसिल, π/2 तो 1 हो जाएगा साइन π/2। एक स्टेप और मैं ले लेता हूँ, यहाँ लिख दूँ, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा BN ओमेगा A साइन π/2 आ गया, साइन π/2 1 होता है, इसलिए यहाँ क्या हुआ, E इक्वल्स हो गया BN ओमेगा A, ये तो 1 हो गया, साइन π/2 1। तो देखिए E हो गया। अब देखिए दोनों का E हमको, दोनों का E के डिफरेंस में देखिए, डिफरेंस इसको हम लोग 1 है तो 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, E2 माइनस E1 इक्वल्स हो गया E2 माइनस E1, यहाँ क्या हो गया BN ओमेगा A हो गया। अब यहाँ अब देखिए इससे भी ये डिफरेंस आप निकाल लिए, इससे भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ φ2 माइनस φ1 ये निकालते हैं, तो ये क्या होगा, φ2 हो गया आपका 0, φ1 है ये, तो ये हो गया 0 माइनस इतना, तो माइनस NBA ये हो गया। टाइम आप T लिए हुए हैं T, तो इतना बाई T कर दीजिए, इतना बाई T, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज का इतना बाई T होगा आपका, है ना। तो ये EMF आपका हो जाएगा, तो EMF इक्वल्स हो गया, ये माइनस E हो गया, तो NBA/T। ये देखिए यहाँ भी NBA है ये। अब T की बात है ना, T का यहाँ पर T का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ये T के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऐसे रखा हुआ है, नहीं तो ये भी आ जाता। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये मैं एक दिखाया आपको, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर ऐसे फ्लक्स चेंज में दिक्कत हो जाता है, इसलिए इसको उतना नहीं है, ये डिफरेंस आप देख लिए कि T के कारण हम इसको नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका। अब आगे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी हो जाएगा। यदि T/4 है, T/4 के बाद अगला भी हो जाएगा। अगला क्या होगा, T/4 के बाद T/2 होगा, T/2 के बाद क्या होगा, T/2 यदि होता है तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए T/2 का ओरिएंटेशन, ठीक, ये मैं निकाल देता हूँ, इसमें अब कुछ है ही नहीं। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो रिजल्ट 0 है, आपको पता है। तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, जब भी ये पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा, तो रिजल्ट ऐसे आएगा। हो गया। अब देखिए ये अलग है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इस अलग मान के चलिए। यहाँ अगला ओरिएंटेशन यदि होता है, यही लिखूँ नहीं तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो, अगला ओरिएंटेशन होता है, तो देखिए T इक्वल्स, अब क्या हुआ, यहाँ 90 हुआ। कैसे 90 हुआ ये भी मैं दिखा ही, तो कैलकुलेशन के चक्कर में मैं नहीं कर पाया। देखिए ये क्या क्या यहाँ पर पैरेलल हुआ, अब फिर क्या हो गया, ऐसे हो गया, तो ये अगला स्टेप यहाँ है, तो ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो ये क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए यहाँ ऐसे, ऐसे का मतलब ये कॉइल इस तरह से है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये कॉइल क्या हुआ, अलोंग द एक्स एक्सिस, इस पर ऐसे हो गया एरिया वेक्टर, ये
एरिया वेक्टर, अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच यही एंगल होता है थीटा। ये थीटा कितना है 90 है, तब हम 90 यहाँ लिए थे। ठीक है, अब फिर देखिए इसको समझना है, ये फिर ओरिएंट होगा और ओरिएंट होकर के अगला जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो फिर ये 0 होगा, है ना। इस तरह से ये मूवमेंट होते रहेगा। तो एक बार 0 हुआ तो दूसरा बार हो सकता है कि 180 हो, है ना, वह पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा। तो 0 होगा तो 180 होगा, 180 होगा, फिर क्या होगा 180 के बाद फिर 270 होगा, 270 के बाद फिर 360 होगा। इस तरह से मूवमेंट होता है। तो बाकी हम लोग उसमें देखेंगे जनरेटर के केस में, जस्ट इस वीडियो के बाद। अगला वीडियो मैं वही बनाऊंगा। तो इसको आशा है कि खूब बढ़िया से आप लोग समझे होंगे और खूब बढ़िया से इसको पॉज करके लिखिएगा।